रेडी। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग दरभंगा के मनोकामना मंदिर के समक्ष पार्क में एक बार फिर जुटे हैं। और खासकर मिथिला मंच न्यूज का यह कार्यक्रम लगातार दरभंगा की जनता के बीच में छाता जा रहा है। और खासकर उन नेताओं को हमने एक मंच दिया है। हमने कल भी कहा था कि दरभंगा के नेताओं के अंदर हम उतना दम भरना चाहते हैं कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पैनल का मुकाबला कर सके। और सबसे खुशी की बात ये होती है जब यहाँ डिबेट में आने से पहले नेता अध्ययन करके आते हैं और उसके बाद डिबेट करते हैं, तो हमें लगता है कि दरभंगा निश्चित तौर पर प्रगति की ओर जा रहा है। और मिथिला मंच ने तमाम नेताओं को पहला प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि अपने दिल की आवाज़ को वो रख सके। और आज का मुद्दा हमारा काफ़ी गंभीर है, क्योंकि शिक्षा चिकित्सा ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना आदमी का जिंदगी अधूरा हो जाता है। जिस तरह भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहते हैं, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के कैरियर का दूसरा रूप शिक्षकों को कहा जाता है। दोनों में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो किसी न किसी तरह से छात्रों का या मरीजों का जीवन संकट में पड़ जाता है। आज हम तमाम उन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले शिक्षकों को हम यहाँ लाए हैं। ये शिक्षक वैसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत कर, जरा एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये सारे शिक्षक हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर ईमानदारी से अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए छात्रों का न सिर्फ कैरियर निर्माण किया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अपनी मेहनत और लगन से छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सफल करा चुके हैं। सवाल यह है कि चूक कहाँ है? अगर चूक है तो व्यवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं संभव है? और अगर संभव है तो गलती मानने में परहेज क्या है? चले हम इस पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि बहुत जल्द 11th 10th का रिजल्ट निकलने वाला है और छात्र अभी विभिन्न कॉलेजों की ओर मूव करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप ट्यूशन सेंटर ढूंढते हैं तो किस तरह के निजी केंद्रों की ओर आप जाएंगे और उसमें क्या होना चाहिए? चले हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं। सबसे पहले बता दें कि शिक्षा का वास्तविक महत्व क्या है? शिक्षा और शिक्षक दोनों बड़ा ही गंभीर शब्द है। और शिक्षा के महत्व में 3 व्यक्ति सहभागी होते हैं। खासकर आपने 3 इडियट्स फिल्म जरूर देखा होगा और उसमें यह बताया गया है कि गार्जियन, छात्र, शिक्षक तीनों जब एक मत के होते हैं तब शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद सुधर जाता है। अब गार्जियन बच्चों की अभिरुचि को देखें, क्योंकि बच्चे जब हम लोगों के पास आते हैं तो वो मैट्रिक पास करके आते हैं। उनका मैट्रिक का रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट अपने बल पर लाया है या और भी कोई माध्यम था, तो उनकी इच्छा को देखा जाए, छात्रों की इच्छा को देखा जाए। छात्र की इच्छा जिस संकाय में हो, जिस फैकल्टी में हो, जो विषय लेना चाहें उसी के अनुरूप उनको दिया जाए, उन पर दबाव नहीं दिया जाए। ये गार्जियन का दायित्व है। अब शिक्षक की बात मैं करता हूँ तो शिक्षकों का दायित्व है कि सबसे पहले पहला दिन उन्होंने जो भी संकाय चुना है, जो फैकल्टी चुना है, उसके विषय जिस संबंधित विषय जो वे पढ़ा रहे हैं उनका जो संपूर्ण सिलेबस है, चाहे वो 11 का हो या 12 का हो, सबसे पहला दिन पहला काम यही होना चाहिए कि उनके संपूर्ण सिलेबस को एक बार बताया जाए, 2 बार बताया जाए और उन्हें यह कहा जाए कि आप अपनी पुस्तिका में यह पूरी बात लिखिए और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप चिन्हित करते चलिए। और जब इसमें से कोई भी छूट जाए तो वो छात्रों का दायित्व बनता है। अब छात्रों का दायित्व बनता है कि उनसे सवाल करें कि अमुक विषय में अमुक कंसेप्ट हमारा बाकी रह गया जो नहीं हुआ। ये छात्रों का दायित्व। शिक्षा का आदि मानव काल से ही मनुष्य की सभ्यता संस्कृति को बदलने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा ही हमें आज इस मुकाम पर लाया है कि आदमी शांत और मंगल ग्रह और दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहा है। शिक्षा से सिर्फ सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है। लोग दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो बच्चों को पूरी सिलेबस पढ़ाया जाए। सिलेबस पढ़ाने से पहले शिक्षकों को चाहिए कि प्रथम क्लास में, जैसा कि हमारे सर ने कहा, कि सारा एक परफॉर्मा दिया जाए कि हम आपको ये अमुक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और किस टॉपिक में कितना समय लेने वाले हैं, ताकि बच्चा का एक माइंड सेटअप हो और उस प्रॉपर इंटरवल में होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन में बच्चों को भी एक सजेशन मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि पढ़ाई का जो मेन सोर्स है अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का हो, इसके लिए सबसे जो अमुक चीज़ है वो है रिवीजन। शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए पूरा, हाँ, रिवीजन सबसे अनिवार्य चीज़ है। क्या लगता है कि किस तरह शिक्षा का जो महत्व है वो होना चाहिए छात्रों को? एक शब्द में कहा जाए तो शिक्षा के बिना सब समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। शिक्षा हमारे समाज का एक मूलभूत अंग रहा है। हमारे संविधान के मुताबिक भी हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, अपने समाज के दायित्व को नहीं समझ पाएंगे, हमारी क्या खामियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। समाज यह हमें बहुत हमसे यह डिमांड करता है, हमसे ये चाहता है कि हम सुसज्जित बने, सभ्य बने। सभ्य बनने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है। इसके लिए हमारे शिक्षकगण बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे छात्रों का ये सपोर्ट होना चाहिए और हमारे गार्जियन का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि बच्चों को उनके अनुकूल सब्जेक्ट दिलवाया जाए जिसमें कि वो अपने आप को, अपने मेहनत को सफल कर सकें। तो आपने सुना कि आखिर शिक्षकों का जो भूमिका है इस समाज में कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की भूमिका की वजह से हमारे बच्चे न सिर्फ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते बल्कि देश का भी नाम रोशन करते हैं। लेकिन लापरवाही और चूक कहीं ना कहीं हमारे समाज में शिक्षा के महत्व को गिराते जा रहा है। चलिए हम बता दें शिक्षा को किस रूप में आप देखते हैं और किस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के बारे में मेरा सबसे पहले ख्याल है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले शिष्टाचार सिखाना चाहिए। अभी देखा ये जा रहा है कि बच्चे सबसे पहले उनको ये आइडिया नहीं है कि उनके पेरेंट्स का क्या, उनके लिए क्या दायित्व बनता है, उनके पेरेंट्स के लिए, शिक्षक के लिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है इस चीज़ को उन्हें बताना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ लगातार स्टूडेंट को ये चीज़ें बताना बहुत आवश्यक है। साथ साथ ये है कि सिलेबस तो हर हालत में समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को पूरी तरह सिलेबस उसका समाप्त न किया जाए। एंड सो किस तरह शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की चाहिए? निश्चित तौर पे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और ज़रूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे एक माहौल की बहुत ज़्यादा है, एक हेल्दी माहौल का बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिना कॉम्पिटिशन का, बिना हेल्दी माहौल का शिक्षा का उस तरीके से सुधार है। सबसे जो मेन वर्क है मतलब सारे टीचर अगर सब चाहेंगे तो एक बेहतर माहौल तैयार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करेगा। मुझे लगता है कि जो मुद्दा है आज का कि 10th वाले बच्चों के लिए मैसेज, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी का सिलेबस गाइडलाइन है। तो जो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो किया जाए, कोई नया डिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे स्कॉलर ने उसको डिज़ाइन किया और बच्चों तक डिलीवर करके, और जितना जल्दी वो 10th वाले बच्चे रिजल्ट आते ही तुरंत कोचिंग आए, क्योंकि जितना आप लेट आते हैं सिलेबस उतना ही लेट ख़त्म होता है। तो कहीं ना कहीं बदनामी टीचर से जुड़ जाती है क्योंकि आपका एक सिलेबस कन्फाइंड है और उसको पढ़ाने में समय लगता है और फेस्टिवल बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो 10th के बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं वो जल्द से जल्द शहर की तरफ आएँ, अच्छे संस्थान आपको जहाँ भी आना है, और आप जितना जल्दी आएंगे पहली बात है सिलेबस उतना अच्छा कवर होगा। दूसरी बात है कि जो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ ऑलरेडी बना दिया गया है, यहाँ टीचर की तरफ से मिथिला मंच न्यूज़ का बहुत बड़ा योगदान था। आप जिस कोचिंग में भी जाएंगे आपको वो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ मिलेगा, तो वही जो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ है वो उसी को फॉलो करना है। तो छुट्टी का मैटर खत्म हो गया, सिलेबस का मैटर खत्म हो गया। अब रही गुणवत्ता की बात, तो गुणवत्ता के लिए क्या बताएं, जो क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, ये मोस्टली संस्थान करा रही है और जैसे जहाँ जिसको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये एनसीईआरटी सिलेबस बच्चों को बता दिया जाए, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो बच्चे जैसे ही गाँव से आए कहीं ना कहीं थोड़ा इंग्लिश के लिए अगर प्रिपरेशन करे तो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगा। Well, this is Farooq Azam and I would prefer to talk in English here. If the question comes, what is education especially, without education it's impossible to live in the world especially. For any country, for the development of any country, there is a need of education. If I remember, I have taught even the students, Dr. Zakir Hussain has also told about long before when he was elected as a president. He has told about the education of any country for the development. So if I talk about the children, those who are coming from the villages, basically they are completely, if I talk about Bihar Board students, they are 90% zero in English. And in that when they come and they are taught by the teachers here over especially, they are taught in Hindi and especially they have to write in the examination in English. So somehow which I feel that for them especially to make them the best in the study and all that, they need to improve their English also. So for educations,
education is only the things which make the difference between animals and the persons. We all should get education, not only to get the job, it makes the people how to live also. That's okay. Thank you. तो खासकर अभी आपने पहले राउंड में देखा कि आखिर शिक्षकों का जो निजी शिक्षक हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, क्योंकि महाविद्यालय में क्लासेस नहीं चलते हैं, महाविद्यालय में जो शिक्षक हैं वो प्रायः कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो किस तरह पढ़ाई होती है वो भी छात्रों के मन में इतना ज़्यादा आक्रोश है महाविद्यालय की ओर, अपने कैरियर को देखिए वो निजी संस्थानों की ओर मुड़ चुके हैं। क्या लगता है कि निजी शिक्षक हैं किस तरह के रोल अदा कर रहे हैं समाज में? सर, निजी शिक्षक तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार की जो स्थिति है वो यहाँ पर किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जो पढ़ाई होनी चाहिए ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। आज बच्चे अगर कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, अगर अपने देश में इन्हीं लोगों की बदौलत कर पा रहे हैं। लेकिन इन शिक्षकों से मेरा एक अनुरोध है, एक निवेदन है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो गार्जियन की होती है, पेरेंट्स की होती है, उससे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकगण की होती है, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। मोरल बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग आज पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कमी है तो मोरल की कमी है, नैतिकता की कमी है। किसी भी डिपार्टमेंट में डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, सारे लोग 90% उसमें बेईमानी है, नैतिकता नहीं है, ईमान बेच चुके हैं, शिक्षित हो गए हैं, संस्कारी नहीं बने हैं। तो शिक्षा बगैर संस्कार की अधूरी है। एजुकेशन विदाउट सिविलाइजेशन नॉट कंप्लीटेड। तालीम बगैर तरबियत की अधूरी है। समाज का बोझ होगा, धरती का बोझ होगा, समाज को नुकसान पहुंचेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है ऐसे शिक्षकगण से कि सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल बिल्डिंग पर, जो हमारे न्यू यूथ जो है मोरल पर सबसे ज्यादा फोकस। इस तरह का शिक्षा की आप आशा करते हैं? मतलब जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है अभी तो ये शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट जैसे आउट होने वाला है, मैट्रिक या इंटर का, लगातार डेट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। इससे बच्चों के भविष्य पर कुछ प्रभाव भी पड़ सकता है। किस तरह का आप आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं शिक्षकों से? किस तरह की अपेक्षा करते हैं कि किस तरह? मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं नियोजित शिक्षक हूँ, जमील अहमद खान। आपने अभी जो मुद्दा उठाया, निजी शिक्षक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता में या फिर उसको आगे बढ़ाने में। मुझे ऐसा सही, आई डोंट एग्री विद द फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड बाय दोज टीचर्स। एक्चुअली जो मामला यह है कि शिक्षा का जिस तरीके से जो बाजारीकरण किया है, यह एक शोचनीय पहलू है। सरकार को चाहिए जितना जल्द हो सके ये जो बाजारीकरण है शिक्षा का, इस पर लगाम लगाए, और जब वहाँ लगाम लगेगा तो सरकारी जो भी विद्यालय हैं वहाँ शिक्षा अच्छी हो। चले, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, और कोई बोलना चाहते हैं कोई भी? तो हम बता दें आपको, एक अहम सवाल ये भी होता है, इन शिक्षकों ने कई बार हमें कहा है, जब सरकारी विद्यालय के शिक्षा इतनी ज़्यादा खराब है कि वो 10वीं पास करने के बाद जब इन शिक्षकों के पास 11वीं में आते हैं तो इन्हें लगता है कि बच्चों में कुछ डेप्थ है ही नहीं। इसका जवाब दे कौन है? आपने कहा, इसका जवाब दे कौन है? सर, इसके लिए मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल से क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको जा कर के हेडमास्टर से क्वेश्चन करना चाहिए इस बारे में। ये जागरूकता तो हमारे समाज में है नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप चौथा स्तंभ है, आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है कि आप इस सवाल को उठाएं कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। इस सवाल को हम सबको मिलकर उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर। चले, हम एक सवाल आपको बताते हैं, हमारे साथ शिक्षक का नहीं, बहुत अहम सवाल है। ये लोग रॉ मटेरियल से बिल्डिंग तैयार करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल जब आता है इनके हाथों में तब इन्हें दुख होता है कि हमारे इसी समाज के स्कूल, इसी समाज के वो शिक्षकगण जिन्होंने सरकारी स्कूलों में सही तालीम नहीं दी, बच्चों को सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी, उस बच्चों को ये किस तरह मोल्ड करके, किस तरह आप ऐसे बच्चे जो आते हैं किस तरह आप? देखिए, सबसे पहले भाई साहब ने कहा कि शिक्षा का निजीकरण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले जड़ में जाइए, शिक्षा के निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब सरकारी सिस्टम फेल होने लगा, और सरकारी सिस्टम फेल प्राथमिक स्तर से, अगर सरकारी सिस्टम, मैं समझता हूँ कि हमारी उम्र के यहाँ कोई खड़े होंगे तो उस समय में ट्यूशन का या कोचिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, फिर भी बच्चे IAS IPS करते थे, IIT करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्राथमिक स्तर से लेके उच्च विद्यालय तक में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। अब वहाँ जो फेल सिस्टम है
उस फेल सिस्टम को सुधारना मैट्रिक के बाद के टीचर को करना पड़ता है और ये उनकी मजबूरी है। यहाँ निजीकरण इसीलिए नहीं कहा जा सकता है कि हमने बाजार खोला है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैंने बाजार नहीं खोला है, बल्कि मैंने यह समाज को अवसर दिया है कि जो अब तक नहीं हो सका उसको मुझे करना पड़ता है। सवाल ये आ रहा है, सवाल सिर्फ ये है, जिस तरह के बच्चे आप लोगों के पास आते हैं उनको किस तरह आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, जो कि बेस उनका कमजोर होता है, जो सरकारी स्कूलों से आते हैं पढ़ के, उनको किस तरह आप देते हैं? हाँ। अभी एक सवाल आया था कि सिलेबस पूरा नहीं होता है। मैं महसूस करता हूँ बीइंग ए टीचर कि अगर मैं 11 या 12 का स्तर से शिक्षा को पढ़ाना शुरू करूँ, जिस स्तर पर शिक्षक मेरे छात्र आते हैं हमारे पास, अगर उस स्तर से उन्हें पढ़ाना शुरू करूँ तो कोई बच्चे समझने लायक नहीं है। कोई बच्चे, मतलब 5% ऐसे डिजर्विंग बच्चे होते हैं जो उसे समझते हैं, 95% ऐसे नहीं हैं। अब समस्या यहाँ उठती है कि उन बच्चों को 6-7 से लेकर उठाना पड़ता है। और जब हम 6-7 से लेकर उठाएंगे तो उसी सीमित समय में हमको 11 भी पूरा करना होगा और 12 भी पूरा करना। ये बात हम कहना चाहते हैं। ये बताइए किस तरह आप 11 जो बच्चे आते हैं, कितने डेप्थ कमजोर होता है उनका, किस तरह मोल्ड करते हैं, किस तरह उनको तैयार करते हैं आप? बिल्कुल सही चीज़ सर ने कहा है कि हम लोग 9-10 से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको बेसिक्स भी पता नहीं होता है। मतलब हम चूँकि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं बच्चे को x + x = 2x भी सिखाना होता है, तो वहाँ कमी है। हमको लगता है कि जूनियर सेक्शन में प्राइमरी से गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद प्राइमरी के बाद मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद फिर हम लोग अच्छा कर पाएंगे आगे, क्योंकि जब तक ये कमी सुधार नहीं होगा तब तक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकती है। कोई और बोलना चाहता है? हाँ, एक किस तरह आप इस माहौल से बच्चों को किस तरह उबारेंगे, क्योंकि बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में से आते हैं, खासकर बिहार बोर्ड के, उनका बेस बहुत कमजोर होता है, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, प्लानिंग ये होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी जिस सब्जेक्ट के टीचर हों तो उस सब्जेक्ट में 0 से शुरू करें। हम ये समझते कि सामने जो बच्चा खड़ा है अभी वो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं समझ रहा है, और फिर वहाँ से हम प्राइमरी एजुकेशन यानी 9th-10th के पॉइंट्स को उठाते हैं, वहाँ से उसको अपर लेवल तक लाते हैं। इससे मतलब नोन टू अननोन एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की। तो हम लोग हमेशा यही काम करते हैं, जो वो सीख के आया वहाँ से बात शुरू करते हैं और फिर जो उसको सीखना है क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बच्चों में अभी खासकर हम बता दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है हमेशा, लेकिन सरकारी कॉलेजों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। ये अलग बात है कि रिजल्ट में इस बार जो पिछली बार का रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा था छात्रों के लिए। उसका मुकाबला करने के लिए किस तरह की तैयारी है? सबसे पहले तो सब बच्चे का जो बेस है वो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि क्या लेवल है नहीं है। तो सबसे पहले जो कुछ भी हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एकदम प्राइमरी स्टेज से लगभग स्टैंडर्ड 6-7 से उसका बेसिक हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। धीरे धीरे उसका जब पूरा बेस मजबूत हो जाता है तब 11th या 12th का सिलेबस हम लोग कवर करते हैं, वो एक निश्चित समय के अंतर्गत, ताकि हम लोग समय पर सिलेबस समाप्त कर सके। इसके लिए हम लोग को इवन संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है ताकि समय पर बच्चों का सारा सिलेबस पूरा हो सके। क्या लगता है ये पॉसिबल है कि 11th में टीचर जो है सो 9, 10, 8 से पढ़ाए, मैंने उसको बेस मजबूत करे, तो फिर 11th, 12th क्या पढ़ाएगा, क्या होगा? ये बहुत ही मुश्किल विषय है कि शिक्षा एक बहुत ही लंबा चेन है और उस चेन में हम आप सब कड़ी बनना चाहेंगे। सबसे पहले तो दोषारोपण बंद करें, और यह गार्जियंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल अगर जा रहा है तो उसका क्या रिजल्ट है वो देखें। आप 9th-10th लेवल में क्या कर रहा है वो देखें। हम लोगों को इतना तक करना पड़ता है जो प्राइवेट टीचर्स हैं कि 11th-12th आने के बाद 9th के बच्चों को मीनिंग बताना पड़ता है, 9th लेवल तक ले जाना पड़ता है, उससे बिलो लेवल में जाना पड़ता है, जबकि हम लोग का कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज है। हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं, CBSE के बच्चे को पढ़ाते हैं, रिटेन इंग्लिश में देते हैं, फिर भी वर्ड्स मीनिंग्स हमको लिखाने पड़ते हैं, जबकि हमारा काम नहीं है। मेरे समझ से ये बिलो 10th होना चाहिए कि वो वर्ड्स को समझें, उन्हें कैसे लिखना है, इवन डज नहीं लिखने आता उन्हें, फिर उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। जो भी कोई सर कह रहे हैं कैसे हो सकता है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए। पूरे सिलेबस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग संडे को क्लास लगा रहे हैं, टेस्ट लेने बच्चा टेस्ट नहीं देना चाहता है। गार्जियन को ये मतलब नहीं कि मेरा बच्चा टेस्ट दिया या नहीं दिया। अगर बच्चा टेस्ट नहीं देगा तो फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और हम अगर टेस्ट लेना चाह रहे हैं, बच्चा कुछ आना चाह रहा है, कुछ बच्चे विरोध करते हैं, मेजोरिटी ये हो जाता है कि हम चाह के भी टेस्ट नहीं ले पाते। अगर टेस्ट ले रहे हैं तो रिजल्ट के दिन बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं।
तो गार्जियन का मेरा समझ से बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो यह सोचते हैं कि दरभंगा में मैंने पैसा दिया, सर को मैंने खरीद लिया है, सर का काम है रिजल्ट बनाना, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मैं भी एक शिक्षक से पहले छात्र रहा हूँ, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्लास जा रहा है कि उसको गार्जियन वॉच करे, उसके अटेंडेंस को वॉच करे, टीचर से पर्सनली मिले टाइम निकाल के। टीचर इतने व्यस्त होते हैं, सॉरी गार्जियंस इतने व्यस्त हो गए कि वो समय नहीं दे पाते। टाइम नहीं। चले हम ये बता दें, एक चीज़ अहम बात हम करना चाहते हैं, अगर बेस मजबूत करने के चक्कर में क्या नहीं लगता है कि 11th का सिलेबस छूट जाता है या फिर बहुत ऐसे बात जो सिलेबस कंप्लीट अधूरा रह जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी है? सब लोगों की मजबूरी हो जाती है तो उनका पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिस लेवल पे 11th में पढ़ाना होता है उसके लिए बच्चे तैयार होते नहीं हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कॉमर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना होता है बच्चों को कि 30,000 को 2:1 में अगर बांटना है ना, तो बच्चों को पहले समझाना होता है कि 2:1 कैसे बांटोगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अकाउंट स्टार्ट तब कर पाएंगे ना जब वो उसका पहला स्टेप आप सेकेंड फ्लोर तब बनाएंगे जब आपका फर्स्ट रेडी हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। लेकिन सब जैसा बता रहे थे, संडे क्लास रख के, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह रख के बच्चों को इसके लिए तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि टीचर्स कभी भी बच्चों को इनवाइट नहीं करते हैं कि आप आओ। ये बच्चों से एक बार कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट कोचिंग्स ना मिले तो आप क्या इसके बारे में सोचते हो, तो ये बच्चों से पूछना चाहिए। ये लगातार YouTube में मिथिला मंच न्यूज़ सर्च कर और सब्सक्राइब कर प्रत्येक दिन का डिबेट और खबर आप देख सकते हैं। और इस डिबेट का जो मूल जो निराकरण निष्कर्ष आता है वह भी हमें बहुत अच्छे तरीक़े से हमारे WhatsApp पर भी आ जाता है। तो देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि इसका हम लोग केवल प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे बात होनी चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि किसी एक को ये बीड़ा उठाना होगा, क्योंकि टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये तीन एक ऑटो के चक्का की तरह है। अगला चक्का हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स को और पीछे का दोनों चक्का हम मान लेते हैं पेरेंट्स और टीचर्स को। कोई एक चक्का अगर ठीक हो जाए, अगर पहला चक्का ठीक हो जाए, एजुकेशन सारे स्टूडेंट्स ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सारे टीचर्स अगर ईमानदार हो जाए, मतलब सारे टीचर्स मतलब निजी शिक्षक की बात हम नहीं कर रहे हैं, 10th 9th को पढ़ाने वाले टीचर, 6 7 को पढ़ाने वाले टीचर्स, ये सारे टीचर्स पूरा एक सिस्टम को क्या लगता है कि आखिर इस सिस्टम को कैसे हम बनाते हैं? क्योंकि बच्चे हमारे जब भी उनका बेस कमजोर होगा वो 11वीं में रिजल्ट नहीं देंगे, 12वीं में रिजल्ट देंगे, फल तो वही रिजल्ट होगा। और बिहार सरकार और एक इस तरह के हमें पूर्ण साक्षरता को लेकर के हम सबको पास करा दें, बाद में वो कहेगा रोजगार नहीं है, बाद में कहेगा पकौड़ा की राजनीति हो रही है। तो ये बेस मजबूत नहीं होता, इस वजह से हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। निश्चित तौर पे काफ़ी बेस को मजबूत करने के लिए निजी शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदारी जो माध्यमिक स्तर के नीचे के शिक्षक हैं उनको भी लेना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। दरभंगा में जो सिस्टम है लगातार सप्ताह भर क्लास का, इसका रीजन सबसे बड़ा रीजन यही है। बहुत जब आप बच्चों को आप अंदर झाँक के देखेंगे तो लगेगा नहीं इसके अंदर में बहुत सारा कमी है, इसको अलग से क्लास देना होगा उस लेवल तक पहुँचाने के लिए कि 11वीं 12वीं के बच्चों को जिस स्तर में होना चाहिए जहाँ से वो पढ़ाई शुरुआत करें। बेसिकली 90% बच्चा उसके नीचे ही होता है, 10% बच्चे डिजर्विंग होते हैं, 90% बच्चों को आप उस लेवल तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या है इस बार? अब बच्चे आने ही वाले हैं, तो क्या प्लानिंग है और बच्चों को किस तरह संतुष्ट कीजिएगा और बच्चे अभी आने से पहले खुद अपना प्रिपरेशन करें, क्या जरूरी है? बच्चों को भी कॉन्सेशन पेरेंट्स को इसमें काफ़ी आप केवल शिक्षक एज ए शिक्षक जब आप पूरा सोचेंगे कि बच्चों को हम इम्प्रूव करें तो बच्चों का जब तक आप उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा, जब तक आप पेरेंट्स उस पर अगर फोकस नहीं करेंगे, बच्चे का रेगुलर क्लासेस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बच्चों का भी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। See, we are here to talk about especially the quality education. Those students who are coming from the village or either of the city, why they are not doing good? As a teacher of English, I would like to tell you, which I have really felt with the students after teaching that. Those students, if I talk to those who are coming from the village, if I compare between the CBSE board or ICSE board one side and Bihar board one side, total student, if I talk about 100, 80% people are from the Bihar board, hardly 20% people are from the CBSE or hardly 20% people are there. Hardly 20% people are there from the CBSE board or ICSE board. The rest all the students are maximum, if I talk about in Darbhanga, they are from Bihar board.
they don't know ABCD proper about. They have completed their matric, they have come here to study. If I ask from them, what do you want to be? They always say, I want to be an IIT engineers, I want to be doctors, and top level thinking they are talking about. But all the books are there in English. All the teachers are here, sitting here, especially to talk about the quality education. But my question is there, even to the teachers also, how can we provide the quality education to the students, those who don't know how to talk? Forget that. They don't understand even PLAY also, how to pronounce, how to spell out. Understanding? I start from there, and if they don't know how to talk, and talking, I'm not going to talk about how to understand if they don't know. How to read. How to read, how to understand. They don't know how can do better in the education line. So I would like to have some message. Just one last minute. I would like to tell some message to my teachers here standing there. They are very respectful teachers, of course, in Darbhanga, and some of them are, of course, present here. I got from many of my students that the teachers, when they listen that I'm going for English stations, many of the teachers, like I would not like to tell the name actually, for different subject, they say, what are you talking about English teacher? You are wasting the time reading the English, so better you sit down. In the last, I tell you, they say to the student, I got at least hundreds of complaints by the student. You sit there, in the last I will give you the name of the teacher, go for 3 months, you will pass with the good marks. My question is that without English, is possible to do the better in the field of, they are doing the BTech, they are doing something, but they are not getting the job. Why they are not getting the job? Because of this English only. Because so by the time they don't improve 100%. By the time they don't improve their English, I don't think that quality education is going to happen. 100%. Without improving English, it's not possible. हम बता दें, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले दरभंगा के ये तमाम शिक्षक हैं, और भी शिक्षक हैं गुणवत्तापूर्ण, लेकिन उनमें से कुछ को हम लाए। एक बार चेहरा की झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने दरभंगा में मेहनत करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है और दिन रात मेहनत करके छात्रों को रिजल्ट भी दिया है। लेकिन इन लोगों की भी व्यक्तिगत समस्या है, और इस समस्या को लाने के लिए हम आपके समक्ष और यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से हम जनता और अभिभावकों को बताना चाहते हैं, इन शिक्षकों की भी परेशानी समझिए। जब आप रॉ मटेरियल आपका खराब होगा तो आप अच्छे मजबूत बिल्डिंग की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे इसकी जवाबदेही सरकारी स्कूल के शिक्षक लें, चाहे इसकी जवाबदेही सरकार ले, शिक्षा विभाग ले, लेकिन खराब तो कैरियर बच्चों का ही होता है। इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर कोई बोलना चाहते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। अभी सर बता रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक टेम्पो की तरह से है, 3 पहिया के बगैर 1 पहिया भी अगर खराब होता है तो चलना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ सभी पहिया खराब है, इंजन भी खराब है, पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट है, बरस्ट है। ठीक है सर, एक मिनट, मैं जवाबदेही तय करने नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं सर। मैं ये सबसे सर, एक परिवार का गार्जियन एक बाप होता है, एक माँ होती है गार्जियन, लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम का गार्जियन एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है, सरकार होती है। अगर वो चाहे, जिसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर में जिस तरह से सरकार ने किया है, ये तमाम लोगों का जो सवाल है, जो परेशानी है, तमाम का हल एक आदमी के पास हो सकता है, वो है शिक्षा मंत्री। अगर सिस्टम बदलना चाहते हैं तो हमारे मंत्री को बदलना होगा, वैसा मंत्री लेके आना होगा जो प्राइमरी से लेके हायर तक, प्राइवेट से लेके सरकारी तक सारे सिस्टम को ठीक कर सकता है सर। इट्स माय चैलेंज। लेकिन हम बता दें, इट्स माय चैलेंज। दूसरे पर जवाबदेही छोड़कर हम अपने आप नो सर, नो सर, हम बता रहे हैं हमारी जो सिस्टम है, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल फॉर प्राइवेट, हमारे साथ और लोग हैं, हमारे साथ और लोग हैं। हम अपनी भावना को दूसरे पर थोप करके हम लापरवाह नहीं हो सकते। नहीं सर, समाज में हमारी भूमिका है। आप ये बोल के नहीं निकल सकते हैं, ये कंक्लूजन है। बारी बारी से दोषारोपण करेंगे तो काम नहीं चलेगा एक दूसरे पर। एक समरी है, निचोड़ है। हमारे यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, सबसे पहले मेरा मकसद ये नहीं था उन्हें हर्ट करना। एक्चुअली आई डिडंट मीन टू हर्ट देम। हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स है क्वालिटी एजुकेशन का, उसको डिस्कस किया है। देखिए, जहाँ सॉल्यूशन की बात है, सबसे पहले चाहिए कि जो एडमिशन का जो एक प्रक्रिया है, उसमें कम से कम एक टेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से हम किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में किसी टेक्निकल कोर्स के लिए जाते हैं तो हमें टेस्ट देना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो एक एडमिशन प्रोसीजर जो होता है वो अच्छा होता है। उसके वजह से छात्र जो है, जो अपने अंदर कमी होती है, उसको दे ट्राई देयर बेस्ट टू रिमूव दोज इनडिफिशियंसीज। तो वो क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन दे क्वालिफाई दोज टेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि एक टीचर्स में कंपटीशन है,
आप 500 लेंगे, मैं 400 लूँगा, वो 300, तो छात्र भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं और वो ये समझ नहीं पाते कि टीचर्स कौन योग्य है। मुझे वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई ज्वाइन, दैट्स द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू टेक इट सीरियसली। डेट में शिक्षा कमजोर होने का मेन 2 रीज़न है। मेरा बच्चा घर से निकलता है लेकिन कहाँ जाता है, मैं गार्जियन हूँ, मुझे ये पता नहीं है। बच्चा गया स्कूल गया या कहाँ जो है वो बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मेन गार्जियन को होना चाहिए सतर्कता में, और बच्चा कहाँ रहेगा। अभिभावकों की भूमिका काफ़ी अहम है बच्चों के करियर के लिए। हाँ, क्या कहना चाहिए सर? कहना यह है कि यहाँ के बच्चे लोग जो कुछ ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ के टीचर जो है कुछ टीचरों का ऐसा मतलब कि पैसा लेन देन है जिससे हम यहाँ तक हम खुद नहीं जा पाते हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं जो अच्छा तो पढ़ाते हैं लेकिन उनका फीस ज़्यादा है जिसके कारण हम नहीं जा पाते हैं। उनके यहाँ 700 रुपये हैं, 800 रुपये हैं, 1000 तक यहाँ तक चला गया। आप मेरा नंबर ले लें, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी व्यवस्था करा देंगे। लेकिन हम बता दें आपको, खैर शिक्षा की बात अगर हम करें तो अभिभावकों की भूमिका भी काफ़ी अहम रोल अदा करती है। और इस चैनल के माध्यम से उन तमाम अभिभावकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप पहले अपने बच्चों पर निगरानी रखें। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल आया है और हम आखिर क्वालिटी का विश्लेषण क्या होना चाहिए, एक शब्द में हमें बताएंगे। लास्ट अंतिम राउंड है हमारा, क्वालिटी का विश्लेषण क्या होना चाहिए? अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि टेस्ट लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ खड़ा करता हूँ कि जो बच्चे 10th पास करके आते हैं, 11 में हम लोगों के पास आते हैं, अगर 11 स्तर की उनका टेस्ट लिया जाए तो 95% बच्चों को शहर से वापस कर देना पड़ेगा अगर वो ईमानदार शिक्षक होंगे तो। अब समस्या ये है कि वो उसका जड़ हमको देखना होगा कहाँ से, कि प्राइमरी में बच्चा योग्य नहीं है तो उसे मिडिल क्लास में नहीं जाना चाहिए, मिडिल के योग्य नहीं है तो उन्हें हाई स्कूल में नहीं जाना चाहिए। अगर प्री बोर्ड टेस्ट में पास नहीं किए हैं, 10th में प्री बोर्ड में पास नहीं किए हैं, उनको अपीयर नहीं होना चाहिए। ये तो जड़ से देखना पड़ेगा। निश्चित। क्या लगता है क्वालिटी का क्या विश्लेषण क्या होना चाहिए? सभी कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मेरे समझ से आज के समय में ये है कि बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो अपीयर हो रहे हैं या बाद में विभिन्न इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको मुंह की नहीं खाने पड़े। उनको लगना चाहिए कि हमारे पास बैकअप, मैंने कुछ सीख कराया है और वहाँ उस अपने आप उस लेवल तक तैयार कर सके। मेरी समझ से क्वालिटी एजुकेशन का मतलब आज के समय में ये है। क्या होता है विश्लेषण? क्वालिटी एजुकेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रॉम बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है वो पूरा दिया जाए, जो सिलेबस पढ़ाई का है वो दिया जाए, साथ ही साथ मोरल एजुकेशन भी होना चाहिए। ये 3 चीज़ को अगर संगम कर दीजिए तो मेरे हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन। मेरे समझ से क्वालिटी का मतलब सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्तर पर उन्हें सोचना होगा कि अगर वो शिक्षक ही बने, डॉक्टर ही बने, तो डॉक्टर का क्या दायित्व होता है उसको वो समझे, इंजीनियर्स का क्या दायित्व है उसको समझे। वो सिर्फ मनी फैक्टर को लेकर ना चले और वो इस समाज का एक बहुत बड़ा चेन बनने जा रहा है कि उन्हें सौभाग्य मिला है कि वो शिक्षित हो सकते हैं। हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है जहाँ पे अभी भी बहुतों को सौभाग्य नहीं है कि वो शिक्षा दान कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, और वो मौका मिला है अगर आपको तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो अपने समाज के लिए कुछ सोचें। और क्वालिटी में मेरे समझ से ये बहुत ज़रूरी है कि बेस टू टॉप जो जाना है, अगर उसके लिए बेस में जहाँ पर कहीं गड़बड़ी आ रही है तो उसको ठीक किया जाए, रिपेयरिंग होना चाहिए, ना कि रिजेक्ट हो जाना। क्वालिटी एजुकेशन पर हमारी बात चल रही है कि आखिर उसका कोई पैमाना होना चाहिए। सभी क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, विश्लेषण अगर हम करना चाहते हैं आखिर क्या है ये क्वालिटी एजुकेशन, जिसको लेकर के एक अभिभावक भी चिंतित है, बच्चे भी चिंतित हैं, शिक्षक भी चिंतित हैं। तो आखिर ये क्वालिटी एजुकेशन आखिर वास्तव में है क्या? कैसे विश्लेषण करेंगे क्वालिटी एजुकेशन? मोरल बहुत जरूरी है। जो सर लोगों ने कहा कि मोरल एजुकेशन की कमी है, पेरेंट्स बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, आखिर उसका क्या पैमाना है, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे क्वालिटी एजुकेशन? वहीं पे हम आ रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन जब तक स्टूडेंट्स पढ़ने लायक नहीं होगा तब तक उसको क्या क्वालिटी एजुकेशन समझने लायक भी नहीं। हाँ, अगर आपका झूला ही फटा हुआ है, आप कितना सब्जी डालिएगा उसमें? सब गिर जाएगा सब्जी वाले के पास। अगर मान लीजिए झूला का ट्रेली फटा हुआ है और आप उसमें सब्जी डाले जा रहे हैं, क्वालिटी डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा? पैसा भी ले रहे हैं, सब्जी वाला पैसा भी लेगा, सारा सब्जी गिर जाएगा उसी में, डलिया में। वही है, पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या होगा? उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, छात्रों को तो जब किस तरह, हाँ, जब तक हम लोग बेस से जब तक शुरू नहीं करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तक क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना नहीं किया सकती। मेरे से किस तरह क्वालिटी एजुकेशन का विश्लेषण कैसे करें?
क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मेरे ख्याल से सही है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स ग्रेजुएट है, उससे बैंकिंग का प्रिपरेशन फिर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन फिर से नहीं करना चाहिए। उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो ईज़िली वो उसको आराम से क्वालिफाई कर सके। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जैसे DU के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे अगर ग्रेजुएट हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सेकेंड स्टेप अपने आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको किसी एडिशनल कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये होना चाहिए क्वालिटी जो मेन होना चाहिए। पर उसके लिए एक्चुअल में आप स्टार्ट करते हैं 0 लेवल से। हम लोगों के पास बच्चे आते हैं 11th में, 10th वो करके आए होते हैं, तो हम उनको उसी अकॉर्डिंग सर जैसा बता रहे थे एग्जांपल देके, हम उसी अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ा पाएंगे जितना उसमें उस बच्चे में क्वालिटी होगी। तो आवश्यकता है कि 0 लेवल से इसका ध्यान रखा जाए, और मेरे ख्याल से जब 10th तक बच्चे का सही होगा और फिर 11th में उसको सही शिक्षा मिल जाए तो वो अपने आप अपनी ज़िंदगी बना लेगा। क्या लगता है क्वालिटी एजुकेशन किस तरह हम विश्लेषण करें ताकि बच्चों के बीच ये मैसेज जाए कि वो खुद प्रिपेयर हो, या फिर जैसे उन्होंने कहा कि झोला फटा होगा तो चला जाएगा वो एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन का सीधा मतलब आप बच्चों का पूरा सिलेबस सही से पढ़ाएं, ईमानदारी से पढ़ाएं, एक रेगुलर टेस्ट लगाएं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म उस तरह का मिले कि अगर वो 12 के लिए अगर आया है तो 12 स्टैंडर्ड का वो क्वेश्चन सॉल्व करे, और उसके अंदर में मॉडर्न एजुकेशन डिसिप्लिन अगर डेवलप करे, वो खुद समझ जाएगा कि मुझे किस स्तर तक पढ़ना है। बच्चे अगर सीरियस हो गए, छात्र अगर कॉन्शियस है, तो क्वालिटी एजुकेशन खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। Well, I would like to say especially about the quality education. Quality education means whatever the children they decide about the subject, they should have knowledge very deep in the subject. Like Kabir sir was talking about, when the commerce students are there, they are doing some like study in the commerce. Why they prepare for other things? If they have very good knowledge, very deep knowledge about their own subject, I don't think they need to go in any other field. So same, whatever they decide the subject, in that subject, about that subject, they should have a very good knowledge in depth, so that they can move in the same direction only. But what happens today in the education especially, like which I have seen especially in the last 6 months, 6 years around, like students are doing graduations, like maybe any stream, science, arts or commerce, they are doing just graduation for the certificate. They have no motive and they have no aim to go in the same field. They are doing this study and planning after graduation to do something different. So completely the syllabus changed. So they have to start from again basics. In that case, they are getting the problem. So quality education means whatever they decide, they should decide the one in starting only that I have to go in this field only, and they should have very good knowledge. Even if one subject they have the good knowledge, they can make their life very bright in the one subject also. So according to me, quality education means the education what they get, they should have a proper education. Proper education is a quality education, I think. Yes, in 2 words only. Yes, last. तो मिथिला मंच न्यूज़ का यह कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो समझ के आया है, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यह है कि प्रॉपर एजुकेशन, यानी आप जो विषय आप पढ़ रहे हैं उस विषय पर आप पूरी तरह अपने आप को पकड़ मजबूत कीजिए। और NCERT अगर थोरो आप पढ़ लीजिएगा तो हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे अहम बात यह है, हमने ऐसे छात्रों को देखा है जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो उस चैप्टर के बारे में यूट्यूब में खोलकर अगर देखते हैं तो अलग अलग टीचर्स के उन्हें कंसेप्ट प्राप्त होते हैं। जिससे हमने एक देखा है, एक कुली, मुंबई का एक कुली, उसको देख करके एक राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास कर चुका है, एक कुली, वो भी एंड्रॉइड फोन देखते हुए। तो हमें लगता है कि छात्रों को भी निश्चित तौर पर स्मार्टफोन में यूट्यूब में हर चैप्टर का हमने देखा है कि आप क्वेश्चन कहें तो आपको आंसर आ जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था में इतना हाईटेक व्यवस्था है, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन की परिकल्पना करना तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। मिथिला मंच न्यूज़ के कार्यक्रम से अंतिम बार आपको हम तमाम उस शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने लगातार क्वालिटी एजुकेशन पर काम किया है। जरा गौर से देखें, और इन लोगों ने 11th के छात्र छात्राओं के लिए इस बार क्वालिटी एजुकेशन को एक नए रूप में दे करके, सबसे अहम प्रॉब्लम ये था कि छुट्टियां ज्यादा होती थी। मिथिला मंच न्यूज़ और वरीय शिक्षकों ने मिलकर एक छुट्टी का तय किया, और पहली बार निजी शिक्षकों ने अपने कोचिंग संस्थान में छुट्टी तय किया है ताकि छात्र और शिक्षक समय पर छुट्टी दें। दूसरी बात, गुणात्मक शिक्षा के लिए उन्होंने जो पैटर्न तैयार किया NCERT बेस पर, हमें लगता है कि आने वाले यानी कि इस बार जो 11th में छात्र आ रहे हैं, एक बार मिथिला मंच न्यूज़ के इस वेबसाइट पर और यूट्यूब पर मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अवश्य सलाह ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एजुकेशन प्रॉपर वे में हो, क्योंकि वही क्वालिटी एजुकेशन है। मिथिला मंच न्यूज़ के कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लेकिन कल हम यहाँ पर लाएंगे
दरभंगा के उन पूर्व पार्षदों को और उनसे पूछेंगे कि क्यों शहर की है ये दुर्दशा, और अगर आप हारे हैं तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि विरोध कर अपने अपने वार्ड में जो आने वाले बरसात के समय है उसे निजात दिलाने के लिए अगले दिन देखें पूर्व पार्षदों से एक लंबी बहस। धन्यवाद।